हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। हम करने जा रहे हैं अपनी प्रीलिम्स की डेली प्रैक्टिस स्टार्ट। आज का हमारा प्रीलिम्स का टॉपिक है एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री। तो गाइज, आज हम एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री के टॉपिक्स देखने वाले हैं। एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री के से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखेंगे और क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं हमें उनके बारे में पता चलेगा, ताकि हम उस पर अपनी प्रिपरेशन को और अच्छा कर सकें। तो गाइज, अपने साथ पेन और पेपर लेके बैठिएगा। मैं आपके सामने क्वेश्चन को पढ़ूंगी, आप उस क्वेश्चन का आंसर नोट कीजिएगा और फिर मैं उसके बाद आपको आंसर भी बताऊंगी, तो आप उसके साथ अपना आंसर मैच कीजिएगा। एट दी एंड जब हमारा सेशन कंप्लीट होगा तो आप अपना स्कोर कैलकुलेट कीजिएगा और फिर वो स्कोर आप कमेंट सेक्शन में हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और गाइज, अगर आपका स्कोर अच्छा नहीं होता है या फिर आपके क्वेश्चन ज़्यादा गलत होते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, निराश होने वाली बात नहीं है, क्योंकि आज आप गलती करेंगे तो ही कल इम्प्रूवमेंट होगा। आप कल वो उस गलती को रिपीट नहीं करेंगे। ये सीरीज़ आपके लिए इसीलिए लाई गई है कि आज ही आप जो जितनी भी गलतियां करनी है आप आज ही कर लें, उनको एग्ज़ाम में वो गलतियां ना करें आप। राइट? तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अगर गलती होती है तो नो प्रॉब्लम, हम उनको आज ही करके आज ही छोड़ देंगे, क्योंकि वो हमारी मेमोराइजिंग पावर में जाती है। तो हमें वो याद रहता है नेक्स्ट टाइम पे कि हाँ, हमने लास्ट टाइम ये गलती की थी, मिस्टेक हुई थी, हमें अब ये रिपीट नहीं करनी है। ठीक है, तो शुरू करने से पहले गाइज मैं आपको अपने कोर्सेज़ के बारे में बता दूं। तो हमारा करंट अफेयर्स बैच रन कर रहा है, जिसमें आपको डेली वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाते हैं और साथ ही साथ आपको हमारी पीडीएफ भी दी जाती है हमारे टेलीग्राम चैनल पे, जहाँ से डाउनलोड करके आप पढ़ सकते हैं। और गाइज, साथ ही में अगर आप हमारा पेड कोर्स ज्वाइन करते हैं करंट अफेयर्स का, तो उसमें लाइव डाउट सेशंस लिए जाते हैं और रेगुलर बेसिस पे रिवीजन भी करवाई जाती है। फिर गाइज, हमारा जीएस का प्री प्लस मेंस बैच रन कर रहा है। जीरो से तैयारी वाला बैच है गाइज, बिल्कुल बेसिक से तैयारी कराई जा रही है। एनसीईआरटी 6 क्लास से लेके एडवांस्ड बुक्स तक का कवरेज करवाया जा रहा है उसमें। और बेसिक से इसलिए करवाई जा रही है गाइज, ताकि आपका फाउंडेशन बिल्डअप हो जाए। फाउंडेशन बिल्डअप होने से क्या बेनिफिट होता है कि कॉन्सेप्ट क्लैरिटी हो जाती है, और कॉन्सेप्ट क्लैरिटी इज़ व्हाट जो यूपीएससी डिमांड करता है, अंडरस्टैंडिंग। राइट? तो इसीलिए आपको एग्ज़ाम निकालने से कोई नहीं रोक सकता अगर आप इस बैच को ज्वाइन करेंगे तो। और गाइस, हमारा मेंस का आंसर राइटिंग बैच भी रन कर रहा है, जिसमें एक आप लोगों के लिए फ्री सीरीज़ चलाई गई है। उस फ्री सीरीज़ में आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे डेली बेसिस पे क्वेश्चंस दिए जाते हैं मॉर्निंग में, और फिर नाइट में आपको उसका एनालिसिस वीडियो प्रोवाइड किया जाता है और साथ ही साथ पीडीएफ्स भी दी जाती हैं। और हमारा पेड बैच भी लॉन्च हो चुका है गाइज, मेंस आंसर राइटिंग का, जिसमें 500 प्लस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराई जाएगी आपको। और उन 500 प्लस क्वेश्चंस भी आपके बेसिक टू एडवांस लेवल होंगे। बिल्कुल बेसिक से एनसीईआरटी से उठा के आपको प्रैक्टिस करानी स्टार्ट करेंगे, एडवांस लेवल तक लेके जाएंगे। एक्सपर्ट फैकल्टी है हमारी, जो आपकी कॉपीज़ को चेक करेंगे और आपको इम्प्रूव करने में हेल्प करेंगे। सो यू विल बी मेड मेंस रेडी। और इवैल्यूएशन दोनों इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेजेस दोनों में होगा, तो ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा गाइज। इस बैच को ज्वाइन करने के लिए आप नीचे दिए गए नंबर 9713282838 पे व्हाट्सएप या टेलीग्राम पे कांटेक्ट करके आप कोर्सेज़ की डिटेल्स ले सकते हैं और कोर्सेज़ को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए गाइज, अपना आज का सेशन शुरू करते हैं प्रीलिम्स का। सो फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे इज द वर्ड हिंदू एज रेफरेंस टू द पीपल ऑफ हिंद, मतलब इंडिया, वॉज फर्स्ट यूज्ड बाय। हिंद मतलब भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रथम बार प्रयोग किया था। ए द ग्रीक्स यूनानियों ने, बी द रोमन्स रोमवासियों ने, सी द चाइनीज चीनियों ने, और डी द अरब्स अरबों ने। तो हमें ये बताना है कि जो हिंदू हम यूज़ करते हैं वर्ड हिंद के लिए या इंडिया के लिए, वो सबसे पहले किसने यूज़ किया था। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है, करेक्ट आंसर है हमारा डी द अरब्स। अरब्स ने हिंदू वर्ड को सबसे पहले यूज़ किया था। जो इंडिया के या हिंद के जो लोग हैं, उन लोगों के लिए सबसे पहले वर्ड अरब्स ने यूज़ किया था हिंदू, जो कि किससे निकल के आया था, सिंधु। स को वो ह बोलते, तो सिंधु से उन्होंने, इंडस रिवर को उन्होंने सिंधु नाम दिया गया था ऋग्वेद में, उसको उन्होंने बोला सिंधु। सो करेक्ट ऑप्शन हियर इज डी द अरब्स। सो गाइज, मैंने हर क्वेश्चन के साथ, आंसर के साथ उसकी एक्सप्लेनेशन दी हुई है, तो आप ये एक्सप्लेनेशन यहाँ से पढ़ सकते हैं, सोल्यूशन। और आपको अगर कोई डाउट आता है तो आप उसको पूछ सकते हैं, आप अपनी क्वेरी
ले सकते हैं। सो मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फ्लोइंग वॉज अ ब्रह्मवादिनी हु composed some hymns of the वेदास। निम्नलिखित में से कौन सी वह ब्रह्मवादिनी थी जिसने कुछ वेद मंत्रों की रचना की थी? ए लोपामुद्रा, बी गार्गी, सी लीलावती और डी सावित्री। तो कौन वो ब्रह्मवादिनी है जिन्होंने वेदास के जो हाइम्स थे मंत्रों की रचना करी थी, वेद के मंत्रों की? तो वेद के मंत्रों की रचना करी थी लोपामुद्रा ने। सो करेक्ट ऑप्शन हियर इज ए लोपामुद्रा। ठीक है, लोपामुद्रा वो ब्रह्मवादिनी थी जिन्होंने वेदास के मंत्रों की रचना की थी। मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग कोड्स गिवन बिलो द लिस्ट। सूची 1 और सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए हुए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। सो लिस्ट 1 में हमें क्या दिए? एराज दिए, संवत्सर, और लिस्ट 2 में हमें रेकॉर्ड फॉर्म दिए, किसी समय से गणना। ठीक है, तो ए इज विक्रम एरा, विक्रम, बी साक एरा, सी गुप्त एरा और डी काली एरा। और हमें यहाँ पे टाइम पीरियड गिवन है, उसके सामने हमें कुछ कोड्स दिए गए हैं, हमें मैच करना है और मैच करके हमें कोड्स बताने हैं कि कौन सा कोड हमारा करेक्ट है। तो कोड्स हैं, कोड A2, B4, C5, D1, B A1, B3, C2, D4, ऑप्शन सी A4, B5, C2, D3, ऑप्शन डी A4, B3, C2, D1। तो हमें यहाँ पे मैच करना है एरा को उस टाइम पीरियड से और हमें फिर बताना है अरेंज करके कि कौन सा कोड यहाँ पे करेक्ट है। तो यहाँ पे हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी A4 विक्रम एरा 58 BC, B3 साक एरा 78 AD, C2 गुप्त एरा 320 AD और D1 काली एरा 3102 BC। तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट है। मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, in Sanskrit plays written during the Gupta period, women and Shudras speak। गुप्त काल में लिखित संस्कृत नाटकों में स्त्री और शूद्र बोलते हैं। ए संस्कृत, बी प्राकृत, सी पाली और डी शौरासेनी। कि जो संस्कृत प्लेज की हम बात करते हैं जो गुप्ता पीरियड के टाइम पे लिखे गए थे, तो उस टाइम पे क्या बताया गया है कि जो क्या पूछा गया है हमसे कि जो विमेन थी, औरतें थी, और जो शूद्रास थे, ठीक है, जो शूद्रा लोग थे वो कौन सी भाषा बोला करते थे? तो जो शूद्रा लोग थे वो और जो महिलाएं थी वहाँ की, वो प्राकृत बोला करती थी, प्राकृत भाषा का उपयोग किया करती थी। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे क्या है? बी प्राकृत। Moving on to our next question, the name by which Ashok is generally referred to his inscriptions is। अशोक का अपने शिलालेखों में सामान्यतः जिस नेम से उल्लेख हुआ है वह है कि जो अशोक है वो अपनी जो उनकी इंस्क्रिप्शंस हुआ होती थी, शिलालेख हुआ करते थे, उनमें उनको सबसे ज़्यादा किस नाम से जाना जाता था, किस नाम से उनका जिक्र किया जाता था? ए चक्रवर्ती, बी धर्मदेव, सी धर्मकीर्ति और डी प्रियदर्शी। तो आप लोग यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है कि अशोक को चक्रवर्ती बोला जाता था। अशोक को चक्रवर्ती बोला जाता था, लेकिन उनकी इंस्क्रिप्शंस के हिसाब से सबसे ज़्यादा इंस्क्रिप्शंस में उनको प्रियदर्शी के नाम से जाना जाता था, प्रियदर्शी के नाम से उनको संबोधित किया जाता था। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी प्रियदर्शी करेक्ट आंसर होगा। राइट गाइज? तो गाइज मैं दोबारा बता रही हूँ आपको कि एक्सप्लेनेशन इसकी आपको यहाँ पे नेक्स्ट उस पर ही साथ दी गई है, तो आप उसको PDF डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं और आपको कोई क्वेरी आती है तो आप उसके पूछ सकते हैं। मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म यवन प्रिय
मेंशनड इन एंशियंट संस्कृत टेक्स्ट डिनोटेड। प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में प्राप्त यवन प्रिय शब्द घोतक था। ए अ फाइन वेराइटी ऑफ इंडियन मुस्लिन, ठीक है, एक प्रकार की उत्कृष्ट भारतीय मलमल का। बी आइवरी, हाथी दांत का। सी दमसेल्स सेंट टू द ग्रीक कोड फॉर डांस परफॉर्मेंस, नृत्य के लिए यवन राज्यसभा में भेजी जाने वाली नर्तकियों का। और डी पेपर, काली मिर्च का। तो यवन प्रिय किस चीज के लिए यूज किया जाता था? तो यहाँ पे ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है डी पेपर। पेपर के लिए जो इंडो ग्रीक्स थे उनको यवंस बोला जाता था। इंडो ग्रीक जो लोग हुआ करते थे उनको यवंस बोला जाता था और उनको पेपर बहुत ज़्यादा पसंद था, इसीलिए उनको उस पे पेपर पे नाम पड़ गया यवन प्रिय, कि जो यवंस की प्रिय है, यवंस की पसंदीदा है पेपर, क्योंकि इंडो ग्रीक्स को पेपर के यवन के नाम से बोला जाता था उनको। तो इसीलिए हमारा यहाँ पे ऑप्शन डी पेपर हमारा करेक्ट आंसर है। मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। द कॉन्सेप्ट ऑफ अनुव्रत वॉज एडवोकेटेड बाय। अनुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। ए महायाना बुद्धिज्म, बी हीनयान बुद्धिज्म, सी जैनिज्म और डी द लोक्यता स्कूल। ठीक है, क्या है ऑप्शन है महायान बौद्ध संप्रदाय ने, बी हीनयान बौद्ध संप्रदाय ने, सी जैन धर्म ने या डी लोकायत शाखा ने। तो किसने अनुव्रत को एडवोकेट किया था या अनुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो करेक्ट ऑप्शन हियर इज सी जैनिज्म। जैन धर्म ने अनुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, अनुव्रत के बारे में बोला था, अनुव्रत को एडवोकेट किया था। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन है सी जैन धर्म ने। मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। According to Mimamsa system of philosophy, liberation is possible by means of। दर्शन की मीमांसा प्रणाली के अनुसार मुक्ति निम्नलिखित में से किन साधनों से संभव है? ए ज्ञान, बी भक्ति, सी योग और डी कर्म। किससे हमें मीमांसा के हिसाब से लिबरेशन मतलब मुक्ति हमें किससे मिलती है? तो करेक्ट ऑप्शन इज डी कर्म। जो हम कर्म करते हैं हमारे अगर हम जैसे अच्छे कर्म करते हैं तो उससे हमें मुक्ति मिलती है, मोक्ष मिलता है। तो ये हमारी मीमांसा फिलॉसफी के अकॉर्डिंग हमें बताया गया है कि कर्म से ही मुक्ति की प्राप्ति होती है। मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। Bronze icons of Nataraj cast during the Chol period invariably show the deity with। चोल काल के दौरान नटराज की कांस्य प्रतिमा देवता को निरपवाद रूप से निम्नलिखित के साथ दिखती है। ए 8 हैंड्स 4 हाथों के साथ दिखती है, सॉरी 8 हाथों के साथ दिखती है। बी 6 हैंड्स 6 हाथों के साथ, सी 4 हैंड्स 4 हाथों के साथ और डी 2 हैंड्स 2 हाथों के साथ। तो जो नटराज की मूर्ति हमें देखने को मिलती है, नटराज का आइकन चोल टाइम पे, तो वो किस तरीके से कितने हाथों के साथ देखने को मिलता है? तो हमारा करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे है सी 4 हैंड्स। वो 4 हाथों वाला देखने को मिलता है। आपने देखा होगा जो नटराज की मूर्ति है उनमें कितने हाथ होते हैं? 4 हाथ होते हैं। तो चोल पीरियड की यहाँ पे बात की तो उन्होंने जो नटराज की मूर्ति सबसे फाइनेस्ट थी उनकी जो उन्होंने बनाई थी और वो 4 हाथों वाली बनाई थी उन्होंने। सो करेक्ट ऑप्शन हियर इज सी 4 हाथ 4 हैंड्स। मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू एंशियंट इंडियन कॉस्मोगोनिक ideas, the sequential order of the cycle of 4 एकन्स और युग्स is। प्राचीन भारत के विश्वोत्पत्ति विषयक धारणाओं के अनुसार 4 युगों के क्रम के चक्र का क्रम इस प्रकार है। ए द्वापर कृत त्रेत काली, बी कृत द्वापर त्रेत काली,
सी कृत, त्रेता, द्वापर, काली, और डी त्रेत, द्वापर, काली और कृत। तो ये जो युग है हमें वो बताने हैं कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में कि कौन सा पहले आया था कौन सा बाद में आया था। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन सी। पहले कृत युग आया था, फिर त्रेता युग आया था, फिर द्वापर युग और लास्ट में काली युग हमारा आया था। तो ये हमारा यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट है। ओके गाइज, मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। Which one of the following temples figured in the news regarding the institution of the देवदासी? देवदासी संस्था के प्रसंग में निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर समाचारों में चर्चित रहा है? ए जगन्नाथ टेम्पल जो कि पुरी में है, बी पशुपतिनाथ टेम्पल जो काठमांडू में है, सी कंडरिया महादेव टेम्पल जो खजुराहो में है, और डी 64 योगिनी टेम्पल जो भेड़ा घाट में है। तो इनमें से ऐसा कौन सा टेम्पल है जो भी हमें न्यूज़ में देखने को मिला था जिसको देवदासी की संस्था बोला गया था या देवदासी का इंस्टीट्यूशन बोला गया था? तो वो कौन सा है? करेक्ट आंसर यहाँ पे है ए जगन्नाथ टेम्पल जो कि पूरी उड़ीसा में हमें देखने को मिलता है, उसको देवदासी का इंस्टीट्यूशन बोला गया था। सो करेक्ट ऑप्शन हियर इज जगन्नाथ टेम्पल, पुरी उड़ीसा में है जो। मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। द रिवर मोस्ट मेंशन्ड इन अर्ली वैदिक लिटरेचर इज। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है। जो वैदिक लिटरेचर है हमारी वैदिक साहित्य उसमें सबसे पहले सबसे ज़्यादा पहले नहीं सॉरी सबसे ज़्यादा जो अर्लिक वैदिक है प्रारंभिक है जो वैदिक साहित्य उसमें सबसे पहले कौन सी नदी का जिक्र हमें देखने को मिला था? ए सिंधु, बी सुतुद्री, सी सरस्वती और डी गंगा। सबसे पहले हमें जिस नदी का उल्लेख देखने को मिला था अर्ली वैदिक लिटरेचर में आरंभिक वैदिक साहित्य में वो है ए सिंधु, सप्त सिंधु नदी का हमें सबसे पहले उल्लेख देखने को मिला था ऋग्वेद में। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन है ए सिंधु। मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ अर्ली जैन्स लिटरेचर? निम्नलिखित में से कौन सा आरंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं है? कि जो जैन साहित्य है उसका पाठ कौन नहीं है? ए थेरी गाथा, बी अचारांग सूत्र, सी सूत्र कृतंग और डी बृहत काल्प सूत्र। तो जो हमारे अर्ली जैन लिटरेचर का पार्ट नहीं है वो है थेरी गाथा। थेरी गाथ जो है वो हमारा अर्ली जैन लिटरेचर का पार्ट नहीं है, तो इसीलिए हमारा यहाँ पे ऑप्शन ए सही हो जाएगा, क्योंकि जो थेरी गाथा की हम बात करते हैं वो हमारे बुद्धिस्ट लिटरेचर की का पार्ट है। बुद्धिस्ट लिटरेचर में हमें उसको देखने को मिलता है, वो जैन का पार्ट नहीं है, तो इसीलिए हमारा ऑप्शन ए करेक्ट है। मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फ्लोइंग वॉज कॉमन टू बोथ बुद्धिज्म एंड जैनिज्म? निम्नलिखित में से कौन से तथ्य बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों के समान रूप से विद्यमान थे? ठीक है, तो वहाँ पे उसमें क्या समानता थी, क्या कॉमनैलिटी थी जैनिज्म और बुद्धिज्म में, हमसे वो पूछी हुई है। 1 अवॉइडेंस ऑफ एक्सट्रीमिटीज ऑफ पेनांस एंड एंजॉयमेंट, तप और भोग की अति का परिहार। बी इनडिफरेंस टू द अथॉरिटी ऑफ द वेदास, वेद के प्रति अनास्था। सी डिनायल ऑफ एफिकेसी ऑफ रिचुअल्स, कर्म कांडों की फलता का निषेध। और 4 नॉन इंजरी टू एनिमल लाइफ, प्राणियों की हिंसा का निषेध। तो हमें यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। कोड्स क्या दी गया? ऑप्शन ए 1 2 3 एंड 4, ऑप्शन बी 2 3 एंड 4, ऑप्शन सी 1 3 एंड 4 और ऑप्शन डी 1 एंड 2। तो हमें इसमें से अपना करेक्ट ऑप्शन बताना है कि कौन सा है। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन है जो हमारी कॉमनैलिटीज़ हैं उससे रिलेटेड, ऑप्शन बी 2 3 एंड 4।
कि इंडिफरेंस भी थे, वो वेदास की अथॉरिटी पे, रिचुअल्स की एफिकेसी को भी डिनाई करते थे और एनिमल लाइफ को हार्म करने के लिए भी मना करते थे। लेकिन जो एक्सट्रीमिटीज़ है, वो एक्सट्रीमिटीज़ की बात करें तो वो जैनिज्म में प्रॉपरली एक्सट्रीमिटीज़ की बात की गई थी, लेकिन बुद्धिज़्म में ज़्यादा इतनी एक्सट्रीमिटीज़ को अवॉइड करने की बात नहीं की गई थी। तो इसीलिए हमारी ये ऑप्शन ए सॉरी स्टेटमेंट 1 गलत है और ऑप्शन बी हमारा 2, 3 एंड 4 करेक्ट है। मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। In the context of ancient Indian society, which one of the following terms does not belong to the category of the other three? प्राचीन भारतीय समाज के प्रसंग में निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द शेष 3 के वर्ग का नहीं है? ठीक है, मतलब एक तरीके से ऑड वन आउट बताना है हमें। ए कुल, बी वंश या वंश, सी कोश और डी गोत्र। तो हमें ऑड वन आउट बताना है, तो यहाँ पे है हमारा करेक्ट आंसर है सी कोश, क्योंकि कोश हमारा जो शब्द है वो किससे के लिए यूज़ किया जाता था? ट्रेजरी के लिए यूज़ किया जाता था। और जो बाकी के 3 हैं, कुल है, वंश है और गोत्र है, वो फैमिली के पर्सपेक्टिव से यूज़ करते थे, हमारे परिवार के प्रति, परिवार के पर्सपेक्टिव में यूज़ किया जाता था। लेकिन कोश जो है वो ट्रेजरी के लिए यूज़ किया जाता था, ट्रेजरी को कोश बोला जाता था। सो करेक्ट ऑप्शन हमारा यहाँ पे है सी। अब यहाँ पे देखने वाली बात क्या है, डज नॉट बिलोंग पूछा हुआ है, तो इसीलिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, हर एक वर्ड को ध्यान से देखना है। यहाँ पे आप लोग यहाँ पे क्या किया कीजिए, जब भी क्वेश्चन पढ़े तो पेपर में तो डज नॉट है या डज बिलोंग है या करेक्ट है इनकरेक्ट है, उसको सर्कल कर ले या फिर अंडरलाइन कर ले, तो उससे क्या होता है, ईजी रहता है वर्कआउट करना, फिगर आउट करना कि हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, राइट। Moving on to our next question. Who among the following is known for his work on medicine during the Gupta period? निम्नलिखित में से कौन गुप्त काल में अपनी आयुर्विज्ञान विषयक रचना के लिए जाना जाता था? ए सौमिला, बी शूद्रक, सी शौनक और डी सुश्रुत। तो मेडिसिन के लिए गुप्ता पीरियड के टाइम पे मेडिसिन के काम के लिए किसको जाना जाता था? इट्स डी सुश्रुत। ठीक है, सुश्रुत को जाना जाता था मेडिसिन के काम के लिए जब हम बात करते हैं तो हमारा करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे है डी सुश्रुत। सुश्रुत ने क्या लिखी थी? वो बेस्ट सर्जन माना गया था उनको, और उन्होंने सुश्रुत संहिता लिखी थी उसपे, जिसमें उन्होंने सर्जरी के बारे में बताया था। ठीक है, सुश्रुत संहिता सुश्रुत ने लिखी थी। Moving on to our next question. Which one of the following sculptures was invariably used green schist as the medium? निम्नलिखित में से किस मूर्ति कला में सदैव हरित स्तरित चट्टान का प्रयोग माध्यम के रूप में होता था? ए मौर्य स्कल्पचर्स, बी मथुरा स्कल्पचर्स, सी भारहट स्कल्पचर्स और डी गांधार स्कल्पचर्स। तो किस स्कल्पचर एक के मीडियम मतलब बनाने के लिए ग्रीन शिस्ट या फिर हरी स्तरित चट्टान का इस्तेमाल किया जाता था? तो करेक्ट ऑप्शन हमारा यहाँ पे है सी भारहट स्कल्पचर्स। जो भारहट स्कल्पचर्स हैं उनको बनाने में हरी चट्टान का इस्तेमाल किया जाता था, तो इसीलिए हमारा ऑप्शन सी भारहट स्कल्पचर्स करेक्ट आंसर है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। मैच लिस्ट 1 with list 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। सो लिस्ट 1 और लिस्ट 2 हमें दी गई है, हमें इनको मैच करना है। ए विशाखदत्त, बी वरामिहिर, सी चरक और डी ब्रह्मगुप्त। और हमें लिस्ट 2 में क्या दिए गए हैं? 1 मेडिसिन, 2 ड्रामा, सी एस्ट्रोनॉमी और डी मैथमेटिक्स। तो हमें कोड्स दिए गए हैं, हमें इनको मैच करना और करेक्ट कोड को हमें टिक मार्क करना है यहाँ पे। ठीक है, सो कोड्स क्या दिए? ए ऑप्शन A1 B3 C4 D2, ऑप्शन बी A2 B1 C3 D4,
ऑप्शन सी A2 B3 C1 D4, ऑप्शन डी A3 B4 C1 D2। तो इसमें से हमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, मतलब किसमें कोड्स करेक्ट तरीके से मैच किए गए हैं। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन है सी A2 विशाखदत्त ड्रामा से एसोसिएटेड है, B3 वारामिहिर एस्ट्रोनॉमी, C1 चरक मेडिसिन और डी ब्रह्मगुप्त किससे हैं, मैथमेटिक्स। तो हमारा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है सी हमारा यहाँ पे क्या है, करेक्ट ऑप्शन है, करेक्ट कोड है। मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फ्लोइंग टेक्स्ट्स ऑफ एंशिएंट इंडिया अलाउज डाइवोर्स टू अ वाइफ डिजर्टेड बाय हर हस्बैंड। प्राचीन भारत के निम्नलिखित ग्रंथों में से किसमें पति द्वारा परित्यक्त पत्नी के लिए विवाह विच्छेद की अनुमति दी गई है। ए कामसूत्र, बी मानव धर्मशास्त्र, सी शुक्र नीतिसार और डी अर्थशास्त्र। तो इसमें से अगर कोई हस्बैंड अपनी वाइफ को छोड़ देता है, डिजर्ट कर देता है, तो वाइफ डाइवोर्स या धोखा दे देता है, तो वाइफ डाइवोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, डाइवोर्स ले सकती है। तो ऐसे कौन से ग्रंथ में बताया गया है, प्राचीन भारत के एंशिएंट इंडिया के। तो ये बताया गया है अर्थशास्त्र में इसकी अनुमति दी गई है। अर्थशास्त्र में इसके बारे में बोला गया है कि ऐसी सिचुएशन में जो वाइफ है, पत्नी है, वो डाइवोर्स ले सकती है। राइट, मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, match list 1 and list 2 and select the correct answer using the codes given below the list। सूची एक और सूची को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। तो लिस्ट 1 में क्या कुछ डायनेस्टीज दी गई हैं या पीरियड, गुप्ता, बी चंडेल, सी चालुक्य, डी पल्लव। और लिस्ट 2 में हमें दिया गया है 1 बदामी, 2 पन्नमलाई, 3 खजुराहो और 4 दियोगढ़। तो हमें यहाँ पे कोड्स दिए गए हैं, हमें करेक्ट कोड मैच करना है। तो ऑप्शन ए A4 B3 C1 D2, ऑप्शन बी A4 B2 C3 D1, ऑप्शन सी A2 B3 C4 D1, ऑप्शन डी A3 B4 C1 D2। तो यहाँ पे हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है जिसमें कोड्स करेक्टली मैच्ड हैं वो है ऑप्शन ए A4 गुप्ता दियोगढ़, B3 चंडेल खजुराहो, C1 चालुक्य बदामी और D2 पल्लवा पन्नामलाई। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए करेक्ट है। सो दिस वाज आवर लास्ट क्वेश्चन गाइज। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों ने इन क्वेश्चंस को अच्छे से अटेम्प्ट किया होगा। ये एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री के काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक से क्वेश्चंस उठाए गए हैं जिनसे यूपीएससी उठा के पूछती है। सो आप अपना स्कोर कैलकुलेट करके गाइस कमेंट सेक्शन में ज़रूर हमारे साथ शेयर कीजिएगा। और अगर कोई क्वेरी है आप PDF पढ़ लीजिएगा, सॉल्यूशन देख लीजिएगा, कोई क्वेरी आती है तो फील फ्री टू आस्क, आप लोग पूछ सकते हैं। सो विद दिस वी एंड अप दिस सेशन हियर गाइज। एंड करते टाइम मैं आपको अपने कोर्सेज के बारे में बता दूं तो हमारा करंट अफेयर्स बैच रन कर रहा है जिसमें लाइव डाउट सेशंस जिसमें आपको वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाते हैं और PDFs दी जाती है हमारे टेलीग्राम चैनल पे। अगर आप हमारा पेड कोर्स ज्वाइन करते हैं तो उसमें लाइव डाउट सेशंस लिए जाते हैं और साथ ही साथ रेगुलर रिविजन भी कराई जाती है। हमारा GS का प्री+ मेंस बैच रन कर रहा है गाइज। उस बैच में बिल्कुल बेसिक से तैयारी करवाई जा रही है। आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी इतनी अच्छे से हो जाएगी कि आपको एग्ज़ाम निकालने से कोई नहीं रोक सकता। तो हाईली रिकमेंडेड बैच है गाइस, ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। और हमारा मेंस आंसर राइटिंग बैच भी रन कर रहा है गाइस जिसमें एक फ्री सीरीज़ चलाई गई है आप लोगों के लिए। उसमें आपको टेलीग्राम चैनल पे मॉर्निंग में कुछ क्वेश्चंस दिए जाते हैं और रात को 8 बजे आपको उन क्वेश्चन से रिलेटेड एनालिसिस वीडियो दी जाती है और साथ ही साथ आपको PDFs भी प्रोवाइड की जाती हैं जिनको आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं और अपने पॉइंट्स नोट डाउन कर सकते हैं। और फ्री बैच भी लॉन्च हो चुका है गाइस आंसर राइटिंग का, हमारी मेंस का, जिसमें 500+ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराई जाएगी। एक्सपर्ट फैकल्टी हैं जो आपके आंसर्स को चेक करेंगे, आपको इम्प्रूवमेंट बताएंगे और हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में उसका इवैल्यूएशन किया जाएगा।
सो हाईली रिकमेंडेड गाइज। वो भी बिल्कुल बेसिक टू एडवांस लेवल आपको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कराएंगे, तो ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा गाइज। ज्वाइन करने के लिए नीचे दिए गए नंबर 9713282838 पे आप व्हाट्सएप या टेलीग्राम से कॉन्टैक्ट करके डिटेल्स ले सकते हैं कोर्सेज़ की, और कोर्सेज़ को ज्वाइन कर सकते हैं। सो विद दिस वी एंड ऑफ दिस सेशन हियर गाइज। थैंक यू सो मच। हैव अ ग्रेट डे अहेड। जय हिंद।